फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति का नोट्स, जो कि इम्पोर्टेंट है और आपके एग्जाम में आता है। सो आप इसे नोट डाउन कर लेना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। नोट्स को डिस्कस करने से पहले इसके कुछ बेसिक पॉइंट देख लेते हैं। फ्रांसीसी क्रांति ने समाज में परिवर्तन की संभावनाओं के द्वार खोल दिए। मतलब कि फ्रांस में फ्रांसीसी क्रांति के बाद वहाँ के समाजों में परिवर्तन होने लगे और फ्रांसीसी क्रांति के बाद 3 अलग अलग विचारधाराओं का विकास हुआ। मतलब कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में 3 अलग अलग विचार रखने वाले समूहों का विकास हुआ। इन सारे विचारधारा रखने वाले लोगों के बारे में अगले टॉपिक में बात करने वाले हैं। सो हम अपना नोट्स यहीं से स्टार्ट करेंगे। 3 अलग अलग विचारधारा रखने वाले लोग जो कि फ्रांस में थे, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। पहले तो देख लेते हैं कि ये 3 लोग कौन कौन थे। पहला था उदारवादी समूह, और दूसरा था रूढ़िवादी, और तीसरा था परिवर्तनवादी। सो 3 अलग अलग विचारधारा रखने वाले समूहों के बारे में तो पता चल गया, लेकिन इन समूहों का विचार क्या था, इन सबको बात करेंगे अगले टॉपिक में। सो पहले हम बात करते हैं रूढ़िवादी समूह के बारे में। रूढ़िवादियों का मुख्य विचार, जो रूढ़िवादी थे उनका मुख्य विचार क्या था, मतलब कि उनका विचारधारा क्या था, उनका क्या सोचना था, उन सब के बारे में बात करेंगे। सो रूढ़िवादियों का पहला विचार था उदारवादियों और परिवर्तनवादियों का विरोध। मतलब कि उदारवादी और परिवर्तनवादियों के विचार का विरोध करते थे रूढ़िवादी लोग, जो कि इनका मुख्य विचार था। दूसरा विचार था इनका अतीत का सम्मान। मतलब कि ये अपने अतीत का सम्मान करते थे। मतलब कि वो अपने अतीत की भाषा हो या लैंग्वेज हो या उनका कोई जातवाद की बात हो, उन सबका वो बहुत सम्मान करते थे। और रूढ़िवादियों का तीसरा विचार था बदलाव की प्रक्रिया धीमी। मतलब कि फ्रांस में जो भी बदलाव हो रहा है उसका प्रक्रिया थोड़ा धीमी हो। सो यही था रूढ़िवादियों के मुख्य विचार, जिसके बारे में पेपर में पूछा जाता है 1 या 2 मार्क्स में। और अगला टॉपिक जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारा उदारवादियों के मुख्य विचार। जो उदारवादी समूह था उनका क्या विचार था, उनका विचारधारा क्या था, उन सब के बारे में बात करेंगे। जिसमें पहला था उनका विचार सभी धर्मों का आदर एवं सम्मान। जो उदारवादी थे वो सारे धर्म को आदर देते थे और सम्मान देते थे। मतलब कि उदारवादी सभी धर्मों को एक समान मानते थे, चाहे वो बड़ा हो या छोटा। और उदारवादियों का दूसरा विचार था अनियंत्रित सत्ता के विरोधी। मतलब कि जो उदारवादी हैं अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे। मतलब कि जिस सत्ता पर नियंत्रण नहीं है, उनकी शक्तियों पर नियंत्रण नहीं है, उन सब के विरोधी थे वो। और इनका तीसरा विचार था व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर। मतलब कि किसी भी व्यक्ति का जो अधिकार है उन सबको उनको दिलवाना। मतलब कि वो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा के पक्षधर थे। और उदारवादियों का चौथा विचार था सार्वभौमिक वैश्य मताधिकार के स्थान पर संपत्ति धारकों को वोट के अधिकार के पक्ष में। मतलब कि उदारवादियों को मानना था कि वोट देने का अधिकार उसे ही मिलना चाहिए जो अमीर हो। सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो संपत्ति धारकों को वोट देने का अधिकार था। सो हमने उदारवादियों के कुछ मुख्य विचार थे जिसके बारे में बात कर लिए। और अगला और लास्ट टॉपिक बचा है परिवर्तनवादी। जो परिवर्तनवादी थे उनका मुख्य विचार क्या था, उनका मुख्य विचारधारा क्या था, उन सब के बारे में बात करेंगे। जिसमें से पहला उनका विचार था बहुमत आधारित सरकार के पक्षधर। मतलब कि जिसके पास बहुमत है उसी का सरकार होगी। और इनका दूसरा विचार था बड़े जमींदारों और संपन्न उद्योगपतियों को प्राप्त विशेष अधिकार का विरोध। मतलब कि परिवर्तनवादी जो थे बड़े जमींदार और संपन्न उद्योगपतियों को जो विशेष अधिकार मिला था उनके विरोधी थे। मतलब कि उनका विरोध करते थे। और तीसरा विचार था संपत्ति के संकेंद्र का विरोध, लेकिन निजी संपत्ति का विरोध नहीं। जो संपत्ति जिसके पास बहुत ज्यादा है उनका विरोध करते थे, लेकिन जिसके पास निजी संपत्ति है, जिसकी अपनी संपत्ति है, उसका विरोध नहीं करते थे। और इनका चौथा विचार था महिला मताधिकार आंदोलन का समर्थन। मतलब कि परिवर्तनवादी जो है महिलाओं का अधिकार दिलवाने के लिए उनके आंदोलन में समर्थन दिए थे। सो ये था परिवर्तनवादियों के कुछ विचार, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। सो आप इसे नोट डाउन कर लेना और इसे लर्न भी कर लेना। और हमारा अगला टॉपिक है समाजवादियों का मुख्य विचार। जो समाजवादी थे उनका क्या विचार था। दरअसल ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, सो आप इसे भी नोट डाउन कर लेना। जिसका पहला पॉइंट है हमारा निजी संपत्तियों का विरोध। जो निजी संपत्ति वाले लोग थे उनका विरोध करते थे। मतलब कि ये परिवर्तनवादियों के ऑपोजिट थे। परिवर्तनवादी जो है निजी संपत्ति वालों का विरोध नहीं करते थे, लेकिन समाजवादी करते थे। और इनका दूसरा विचार था सामूहिक समुदाय की रचना। और तीसरा विचार था सरकार द्वारा सामूहिक उद्योगों को बढ़ावा देना। मतलब कि सरकार के माध्यम से सामूहिक उद्योगों को बढ़ावा देना। और इनका चौथा विचार था सारी संपत्ति पर पूरे समाज का नियंत्रण एवं स्वामित्व। मतलब कि समाजवादियों को मानना था कि जो भी संपत्ति है उन सबको पूरे समाज में बांट देना चाहिए। अब चाहे वो व्यक्ति अमीर हो या गरीब, सबको एक बराबर संपत्ति मिलनी चाहिए।
और 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुका था। मतलब कि जो समाजवादियों का ये सब विचार हैं वो सब 1870 का दशक आते आते पूरे यूरोप में फैल चुका था इनका विचार। सो अगला टॉपिक जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारा रूसी क्रांति थी। रूसी क्रांति थी क्या होता है, इसका शुरुआत कब हुआ था और इसका अंत कब हुआ, इन सबको फुल डिटेल में जानेंगे। फ्रांसीसी क्रांति फरवरी 1917 में राजशाही के पतन से लेकर अक्टूबर 1917 में रूस की सत्ता पर समाजवादियों के कब्जे तक की घटना को रूसी क्रांति कहा जाता है। मतलब कि राजशाही के पतन से लेकर रूस की सत्ता पर समाजवादी के कब्जे तक की पूरी घटना जो है उनको हम रूसी क्रांति कहते हैं। ये हो गया रूसी क्रांति थी। लेकिन रूसी समाज क्या होता है उन सब के बारे में बात करने के लिए हम शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक जो कि है रूसी समाज, जिसमें हम रूसी समाज के फुल हिस्ट्री जानेंगे कि रूस में कौन कौन सा समाज था और उनका क्या क्या काम था। रूसी समाज जिसका हिस्ट्री शुरू होता है हमारे यहाँ से। 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की लगभग 85% जनता जो है खेती पर निर्भर थी। मतलब कि 20वीं सदी की शुरुआत में रूस की लगभग 85% जनता जो थी वो खेती पर निर्भर थी। और दूसरा पॉइंट, कारखाना उद्योगपति की निजी संपत्ति थी जहां काम करने की दशा बेहद खराब थी। मतलब कि जो रूस में कारखाने थी वो जो है अमीरों की थी निजी संपत्ति अपनी, जहां पर जो लोग काम करते थे गरीब लोग उनकी दशा जो है बहुत खराब थी। मतलब कि उनका वेतन कम था जिसकी वजह से उनकी जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी। और यहाँ के किसान समय समय पर सारी जमीन कम्युनिस्ट को सौंप देते थे और फिर कम्युनिस्ट इस परिवार की जरूरत के हिसाब से किसानों को जमीन बांटता था। मतलब कि रूस के किसान जो थे अपने जमीन को समय समय पर कम्यून को दे देते थे ताकि वो कम्यून जो है परिवार की जरूरतों के हिसाब से किसानों को जमीन को बांट सके ताकि वहाँ के लोगों को खाने पीने की कोई कमी ना हो। और रूस एक निरंकुश राजशाही था। मतलब कि रूस जो है एक निरंकुश राजशाही वाला देश था। और 1904 ई में जरूरी चीजों की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी। मतलब कि 1904 में यूरोप में जो है जरूरी चीजों की कीमत जो है तेजी से बढ़ने लगी थी। और मजदूर संगठन भी बनने लगे जो मजदूरी की स्थिति में सुधार की मांग करने लगे। मतलब कि जैसे ही यूरोप में जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ने लगी तभी मजदूर संगठन भी बनने लगे जो कि मजदूरों की स्थिति में सुधार चाहते थे। यही था कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि रूसी समाज के बारे में था। अगला टॉपिक जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है हमारा खूनी रविवार। खूनी रविवार क्या होता है और रविवार को खूनी रविवार का नाम क्यों दिया गया और खूनी रविवार का क्या घटना था उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। पादरी गोपोन के नेतृत्व में मजदूरों के जुलूस पर जार के महल के सैनिकों ने हमला बोल दिया। इस घटना में 100 से ज्यादा मजदूर मारे गए और लगभग 300 घायल हुए। इसलिए इतिहास में इसे खूनी रविवार के नाम से याद किया जाता है। यही था खूनी रविवार। एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि मजदूरों का जुलूस जो है किसके नेतृत्व में निकाला गया था। इसका आंसर होगा पादरी गोपोन। अपने अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो कि है हमारा अप्रैल थीसिस। बात करते हैं अपने अप्रैल थीसिस के बारे में कि ये किसके नेतृत्व में हुआ था और कब हुआ था। अप्रैल थीसिस स्टार्ट होता है हमारा। महान बोल्शेविक नेता लेनिन अप्रैल 1917 में रूस लौटे। उन्होंने 3 मांग की जिन्हें अप्रैल थीसिस कहा गया। मतलब कि महान बोल्शेविक नेता जो थे लेनिन वो अप्रैल 1917 में रूस लौटे थे और उन्होंने 3 मांग रखी थी जिसे अप्रैल थीसिस कहा गया था। चलिए देखते हैं कि 3 मांग क्या थी उनकी। इनका पहला मांग था युद्ध की समाप्ति। मतलब कि जो रूस में युद्ध चल रहा था उनका समाप्ति चाहते थे। और लेनिन का दूसरा मांग था सारे जमीनें किसानों के हवाले। मतलब कि जो रूस में जमीन थी उन सबको किसानों के हवाले कर दिया जाए। और लेनिन का तीसरा मांग था बैंकों की राष्ट्रीयकरण। मतलब कि बैंकों में जो है बदलाव किया जाए, उनको और बेहतर बनाया जाए। ये था अप्रैल थीसिस जिसमें महान बोल्शेविक नेता लेनिन ने मांग की थी 3, जिसके बारे में हमने बात कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर जो कि है हमारा अक्टूबर क्रांति क्या है, इसका शुरुआत कब हुआ था और इसका अंत कब हुआ और इसका मांग क्या था, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। जिसमें से पहला है हमारा 24 अक्टूबर 1917 को विद्रोह शुरू हो गया और शाम ढलते ढलते पूरा पेट्रोग्राद शहर बोल्शेविक के नियंत्रण में आ गया। इस प्रकार अक्टूबर क्रांति पूर्ण हुई। मतलब कि 24 अक्टूबर 1917 को विद्रोह शुरू हुआ था और शाम होते होते पूरे पेट्रोग्राद शहर पर बोल्शेविकों का नियंत्रण हो गया और इस प्रकार अक्टूबर क्रांति पूरी हुई। लेकिन अक्टूबर क्रांति पूर्ण होने के बाद क्या हुआ? पहला तो निजी संपत्ति का खात्मा। मतलब कि अक्टूबर क्रांति के बाद निजी संपत्ति के अधिकार को खत्म कर दिया गया
और बैंकों और उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, मतलब कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद बैंकों और उद्योगों को और भी बेहतर बनाने की कोशिश किया गया और जमीनों को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया और जो जमीन था उसको सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया, मतलब कि जो रूस की संपत्ति थी उसको सामाजिक घोषित कर दिया गया था और रूस एक दलीय व्यवस्था वाला देश बन गया। 16 अक्टूबर क्रांति के बाद कुछ इस प्रकार बदलाव हुए, बैंकों और उद्योगों में राष्ट्रीयकरण हुआ। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आप नोट डाउन कर लेना। हमारे चैप्टर का नोट्स खत्म होता है यहीं पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। और अगर आपको एमसीक्यू क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट करना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड बाय बाय।